हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। तो जैसा कि हम पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को हम करवा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले संविधान की प्रस्तावना के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, भागों के बारे में और अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है, वो सारी क्लासें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग जा कर के देख भी सकते हैं। उसी के क्रम में हमने जो अभी पिछले दिन कराया था वो भारत की नागरिकता पर क्वेश्चन को कराया था और मौलिक अधिकार पर, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बार बार बनते हैं और फिर बनेंगे। और उसी के क्रम में आज आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे और जो है कौन कौन स्वतंत्रता है आपको, और उसी क्रम में आपका शोषण के विरुद्ध है अधिकार क्या है, कैसे क्या सिस्टम है इसका अनुच्छेद में, और निवारक निरोध से संबंधित बनाई गई विधियों के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है नोट में कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पुरस्कार संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, तो 18 की। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो उसमें आपको भारत रत्न लगाना है। अगर दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो पद्म विभूषण लगाना है। तीसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो पद्म भूषण, और चौथे नंबर का अगर पूछ लिया जाए तो पद्म श्री, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला है। और अगर कई बार ये भी पूछा जाता है कि सेना में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो सेना द्वारा जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। परमवीर के बाद महावीर चक्र, महावीर के चक्र के बाद वीर चक्र आता है। उसके बाद आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो होते हैं। तो यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 18 के तहत हमें जो पुरस्कार दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा सर्वोच्च क्या है, भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। सेना में बात करें तो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है, ये आदि दिए जाते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर की, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बनेगा 100%। एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए। अनुच्छेद 19 के तहत बात करते हैं। जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 में ABCD करके क्या है आपका, तो उसकी बात करेंगे। जैसा कि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 यानी अनुच्छेद 19F को संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या पूछेगा संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन कौन से सन में हटाया गया है, तो 1978 में हटाया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा तरह की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता आपके कौन से अनुच्छेद में है या कौन से आर्टिकल में है। तो बोलने की जो स्वतंत्रता है, तो अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो 19 ABC भी करेगा। अगर टफ नहीं बनाता, केवल यही पूछता है कि कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको 19 में लगाना है। तो जो बोलने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद A19A के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता है। नंबर 2 बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद B में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करें तो 19C में है। उसके बाद बात करें कि 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की जो स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं देश के अंदर, वह है 19D के तहत। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवागमन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो 19D में है। बात करें कि अनुच्छेद 19C में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। जैसे कि कोई लोग यहाँ गांव में रहते हैं, शहर में जा कर के अपना निवास स्थान बना लेते हैं,
तो वो आपका है अनुच्छेद 19 ई के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 19 जी में बात करें, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। नोट यहाँ जो दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है, क्योंकि प्रेस वाले का काम क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो 19 ए में है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आप लोग जो है इन क्लासों को केवल लिखें कम, बार बार देखें और ध्यान से गौर से सुने, जो कि आपके दिमाग में इसकी छवि बन जाए। और जब आपको ये आपके दिमाग में छवि बन जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। 2 से 3 बार अगर आप सुनेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उसी के अनुसार आप काम करें, जिससे कि पेपर जल्दी ही होने वाले हैं। तो आप लोग लिखेंगे, नोट बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करें, बार बार इसको सुने। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। नंबर 2, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यह आपकी बात हो गई कि किसी भी व्यक्ति को अपराध की सज़ा केवल एक बार मिलेगी। और नंबर 2 बात करें, अगर कोई नया नियम बनता है या कोई बात का नियम है तो उसके अनुसार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतनी चीज़ें हैं। अपराध और दोष से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है, तो 20 है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 करता है। नोट बात करें, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जबकि 4 अन्य पीठें हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि अन्य 4 कितनी पीठें हैं, तो 4 हैं। भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है एवं चेन्नई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। आगे बात करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा इन दोनों में से, और उधर से भी आएगा, ऐसा नहीं है। सब चीज़ों को हमें साथ में लेकर के चलना है। जैसे कि अनुच्छेद 21 का की बात की जाए, राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से कि जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। कई बार पूछा जाता है कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष की। और कौन से अनुच्छेद में है, 21A में है या 21 का में है। उसके बाद बात की जाती है कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, जो कि आपका अनिवार्य शिक्षा के लिए बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन से संविधान संशोधन से निःशुल्क शिक्षा की बात की गई या प्रावधान की बात की गई, अनुच्छेद जो 21 का में। और 86वां संविधान संशोधन कौन से सन में, 2002। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये आना ही आना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 का कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष, किसके द्वारा, राज्य के विधि द्वारा अवधारित का यह नियम है। आगे बात करें कि अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आगे बात करेंगे
निवारक निरोध जो है आपका निवारक निरोध क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्व संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। निवारक और निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है। तब अगर बिना किसी अधीन के गिरफ्तार किया जाए तब आपको क्या करना है, क्या है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। आगे देखते हैं इसी के अनुसार। तो इस नंबर 2 बात करेंगे, इस प्रकार से निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के अधिनियम पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। नंबर 3 बात करें कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदर्श के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। उसी क्रम में बात करें कि निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां, तो बात करें निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950, ये पूछा जा सकता है। तो 1950 भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्य करने में रोकना था। 1 अप्रैल 1951 को उसे समाप्त कर दिया गया, यानी समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आगे बात करें कि ये पूछा जा सकता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया, तो 1971 में। ये 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इसी कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हुआ। आगे बात करें कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974, पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। यह आपका विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी से संबंधित है। उसके बाद बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बनाया गया, 1980 में। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। आगे बात करते हैं आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों को निरोधक कानून, जिसे हम डाटा कहते हैं। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने या उनमें से सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटो कई बार पूछा जाता है, पोटो क्या है, तो प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का एक ही रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों संबंधित सूचना को छिपाने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है, लेकिन अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो जो है वो आपका 28 मार्च 2002 के अधिनियम से बनने के बाद पोटो जो है आपका पोटो से पोटा हो गया, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया। तो 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कब बना पोटो, आपका 2001 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बहुत ही पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो जो अनुच्छेद 23 है लिखा है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम प्रतिषेध, जो आपका आदमी मेहनत करता है या मानव के दुर्व्यवहार के कैसा है उसके बारे में बताया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री या बेगारी तथा
इसी प्रकार क्या है आपका, इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो आप इसको समझना। और ये शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध आपका अनुच्छेद 23 में है। और बात करें अनुच्छेद 24 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। बार बार कई बार पूछा गया कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 में। इसको आप लोग ध्यान में रखना। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की। तो अनुच्छेद 25 जो है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 26 में है। और ये आप जो है 24 और 25 को ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किस राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी या किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। इसके लिए कोई राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये बात अनुच्छेद 27 में है। तो ये जो क्लास है आपकी आज की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन 100% मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और 2 से 3 बार देखें। जो बार बार अगर आप देखेंगे तो सुनने से क्या होता है कि दिमाग पर एक इफ़ेक्ट आता है, नियंत्रण आता है। और वो चीज़ें अगर दिमाग में आपके बैठ जाएंगी तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं वो जल्दी से नहीं भूलती हैं। अगर जो चीज़ें दिमाग में सही से नहीं बैठ पाती हैं सटीक, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो किसी चीज़ को अगर आप 2 से 3 बार कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगी। इसका मैं आशा करता हूँ। और आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे और सुनेंगे भी, और इसको ध्यान में भी रखेंगे। जिस चीज़ों को बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पेपर में बैठना और देख लेना कि क्या मैंने जो बताया था वो सही था या गलत था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।